दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में मुखिया पैसे की लूट सबसे ज्यादा करते हैं। कई बार ऐसे खुलासे भी हुए हैं जिसमें मुखिया ने विभाग के अकाउंट से पैसा तो निकाल लिया है लेकिन उसका कोई काम नहीं किया गया है। जी हां, इसी बीच बिहार सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक काम और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। अब बिहार में मुखिया किसी भी कार्य के लिए चेक से भुगतान नहीं करेंगे बल्कि उन्हें ऑनलाइन के द्वारा भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि बिहार के पंचायतों में सरकारी योजनाओं में काम करने पर मुखिया संबंधित एजेंसियों को चेक से राशि का भुगतान करते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे। अब ऑनलाइन के द्वारा भुगतान किया जाएगा। पटना एम्स में पहले चरण का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। जी हां, पटना के 44 लोगों के साथ पूरे बिहार के 350 लोगों पर किए गए कोरोना वैक्सीन ट्रायल के बाद अब एम्स में दूसरे चरण में 50 लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 350 लोगों को डोज दिया गया था जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। जी हां, इसके साथ ही उनकी रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। बिहार में कोरोना का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के 8 जिलों में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी हां, साथ ही साथ इन जिलों में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं जिससे लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। उनकी परेशानी अभी बढ़ती जा रही है। बिहार के जिन 8 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है उनमें से सबसे ज्यादा पटना में है। जी हाँ, पटना में 2191 मरीज एक्टिव है, यानी कि इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में 980, पूर्वी चंपारण में 911, मधुबनी में 836, कटिहार में 670, भागलपुर में 673, पुणे में 618, सारण में 544 मरीज अभी एक्टिव हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव को चुनौती देने के लिए उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय तैयार है। जी हां, बस ऐश्वर्या को इशारा मिलने का इंतजार है। तेज प्रताप हसनपुर से विधानसभा चुनाव लड़े या फिर महुआ से, ऐश्वर्या टक्कर देने के लिए दोनों जगहों से तैयार है। जी हां, तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने कहा है कि अगर तेज प्रताप महुआ का मैदान छोड़कर हसनपुर भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां से भी ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर वो तैयार है। इससे पहले भी चंद्रिका राय ने अपनी बेटी ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि वह चुनाव लड़ सकती है। अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ या हसनपुर से ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ती है तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये सीट काफी चर्चित होगा। आरजेडी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। जी हां, रघुवंश प्रसाद सिंह की बिगड़ी तबीयत और नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स दिल्ली की आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से वे दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। तबीयत बिगड़ने के कारण अब उन्हें एम्स के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह हाल के दिनों में बिहार की सियासत में खासी चर्चा में रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी की अंदरूनी कलह से नाराज होकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने वाले नीट परीक्षा को स्थगित या फिर रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि पदाधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए कोरोना वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा है कि माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार जी बिना गठबंधन के चुनाव लड़े तो उन्हें 10 सीट भी नहीं प्राप्त होगा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार ने 1995 में बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो मात्र 2 सीट आई थी। नीतीश कुमार यदि जीवन में कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को 2.5 के अंकों में सीट प्राप्त नहीं होगी, यानी कि मुश्किल से 10 सीट भी प्राप्त नहीं होगी। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में लगातार जारी है। इसकी चपेट में क्या आम क्या खास हर कोई आ रहे हैं। जी हां, अब राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है।
कोरोना के संक्रमण की जानकारी खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी थी, जिसके चलते मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूं। मेरा इलाज चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि इस समय जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट अवश्य करा लें। आप सबके मेरा हाल जानने के लिए बहुत फोन, SMS और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए मुझे खेद भी है। बिहार चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, राज्य में राजनीति गर्म होती जा रही है। इस बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार चुनाव में एंट्री की है। चंद्रशेखर ने मंगलवार को मोतिहारी के मधुबनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर करारी प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा और नीतीश को हराने के लिए किसी से भी वे गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आजाद गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्य में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत और गर्म हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की भूमिका काफी अहम होने वाली है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों में कन्हैया कुमार की भूमिका को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सीपीआई और आरजेडी में गठबंधन हो जाने के बाद इसकी संभावना और प्रबल हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कन्हैया कुमार अब पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। खुद कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अब वे बेगूसराय के पचौरा विधानसभा सीट से अपना किस्मत आजमा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में कन्हैया कुमार कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और आरएलएसपी के महागठबंधन में एक साथ स्टार प्रचारकों की भूमिका निभा सकते हैं। जी हां, कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कैसे करेगी, इसको लेकर काफी मंथन चल रहा है। बिहार में सरकार द्वारा एक नहीं बल्कि कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि हर गरीबों को लाभ मिल सके और कोई भी गरीब परेशान ना रहे। बिहार सरकार ने एक बार फिर से किसानों के लिए जबरदस्त योजना लाई है, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जहां केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे फार्म मशीनरी बैंक के तहत किसानों को 8 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और किसानों को आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होगा। जी हां, सरकार का ये एम है कि 2022 तक किसी भी किसानों को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होने देगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसान लोग काफी खुश हैं और उन्हें नीतीश सरकार से काफी उम्मीद भी है। अररिया के श्रुति कांड और सुशांत सिंह राजपूत कांड को एक कड़ी के साथ जोड़कर अलग अलग रूप में देखा जाने लगा है। जी हां, फर्क यह है कि एक की विलेन रिया चक्रवर्ती है तो दूसरी की सब इंस्पेक्टर किंग कुंदन। जी हां, हालांकि सुशांत सिंह मामले में जांच ईडी और सीबीआई कर रही है, लेकिन श्रुति मामले की जांच पुलिस भी सही ढंग से नहीं कर रही है। पुलिस के कुछ भ्रष्ट लोग सूचनाओं को लीक कर रहे हैं। मीडिया को जांच की पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होंगे। ऐसे में यहां सियासी दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तलखी के बीच अब महागठबंधन में तलखी सामने आ रही है। महागठबंधन में राजद ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि वह 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने 90 से ज्यादा सीटों पर डिमांड रखी है। अब इसी अलायंस से जुड़ी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी राजद का माथा ठनका दिया है। जी हां, मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को उप मुख्यमंत्री के लिए फिट बताया है। उप मुख्यमंत्री की पद का दावा ठोकते हुए मुकेश सहनी का दावा है कि हमारी पार्टी का 15% वोट बैंक है, तो हम जिसके साथ रहेंगे उसकी बिहार में सरकार बनेगी। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग के तहत हमें डिप्टी सीएम बनाया जाए। हम मजबूत हैं तो दावा क्यों नहीं कर सकते हैं। बिहार में सियासी माहौल बेहद गर्म है। एलजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच महागठबंधन ने एलजेपी को उनके साथ जोड़ने के संकेत दिए हैं। जी हां, वही पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए में अपमान सहन नहीं करने की नसीहत दी है। महागठबंधन ने चिराग को उकसाने की कोशिश उस मीटिंग के बाद की है जिसमें एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 143 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची बनाकर जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि चिराग पासवान इस बात का अंतिम फैसला लेंगे कि उनकी पार्टी जेडीयू प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। जी हां, इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश मूर्ति संजय कोरोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने
कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया है और कहा है कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ और उसके इलाज में लापरवाही से ये बात समझ में आ गई है कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट में बताया कि सरकार RT-PCR जांच के बारे में बताना चाहती है। उनका कहना था कि सरकार प्रतिदिन 11,500 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। प्रतिदिन 4,000 से भी कम जांच हो रही है। उसका कहना है कि सरकार के पास RT-PCR जांच के लिए 9 लैब है और ये जांच कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। कोरोना वार्ड में CCTV कैमरा तक नहीं लग सका है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हल्फनामा के साथ पूछे गए 9 बिंदुओं पर जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तल्खी जारी है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ नजर आ सकते हैं। इधर इस बात को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, हम लोग जब कहीं मिलते जुलते हैं तो हाय हेलो हो जाया करता है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आगे ऐसी कोई बात होगी तो सबके सामने होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के साथ सियासी करते हैं। बिहार में कल शाम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 61 एजेंडों पर मोहर लगी है ताकि राज्य के विकास में किसी तरह की कोई प्रकार की कमी ना हो। जी हां, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की खर्च करने पर मंजूरी दी गई है। आरा में नए मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बिजली बोर्ड के अफेंडेड टर्मिनल वेंडिफेटेड भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जी हां, कोरोना महामारी की जागरूकता फैलाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभागों को 645 करोड़ रुपए देने की मंजूरी मिली है। बिहार कैबिनेट ने मिड डे मील के लाभुकों के लिए 151 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 453 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। जी हां, SAP की जवानों के लिए सेवा विस्तार अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बैठक में बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए के 2 सहयोगियों जेडीयू और लोजपा में तकरार बढ़ती जा रही है। जेडीयू की तरफ से लोजपा को 2 टुक लहजे में अकेले चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई है। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि अगर लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू और लोजपा का कभी भी गठबंधन नहीं रहा है। ऐसे में अगर लोजपा अलग चुनाव लड़ना चाहती है तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। लगे हाथों में केसी त्यागी ने लोजपा को 2 टुक जवाब देते हुए कहा कि जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार खड़े करें, लेकिन जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। नीतीश कुमार की इस अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस मीटिंग में कुल 61 एजेंडों पर मोहर लगी है। जी हां, आरा में पदस्थापित DPO को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इनके ऊपर 35 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा है। सर्व शिक्षा अभियान की राशि में बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की राशि का गबन करने के मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरा के तत्कालीन DPO मोहम्मद इरशाद अंसारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनके ऊपर पहले ही निलंबन की कार्रवाई की गई थी। आज के वर्तमान समय में भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर देश को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने पर कार्य कर रहा है। माना जाता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बहुत जल्द इस मिसाइल को तैयार कर लेगा। इस मिसाइल को सूर्य मिसाइल नाम दिया गया है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट की माने तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पिछले कई सालों से इस मिसाइल पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत के सर्वाधिक सीक्रेट प्लान के तहत बनाए गए इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 से 16,000 किलोमीटर तक की है। कोरोना महामारी के दौर में चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल चीन से भारत शिफ्ट हो रही है। यह कंपनी दक्षिण भारत में अपना प्लांट स्थापित करेगी। खबर के मुताबिक भारत 1 अरब मोबाइल कनेक्शन का एक बड़ा बाजार प्रदान करता है। भारत में आईफोन के उपभोग भी सबसे ज्यादा हैं, इसलिए ये अमेरिकी कंपनी भारत में बड़े स्तर पर निवेश करने की प्लानिंग तैयार कर रही है। बिहार में चल रही 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। खबर के मुताबिक ये रोक अभी भी जारी रहेगा। जी हां, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है।
खबर के मुताबिक सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करके दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश जारी किया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई एजेंडों को मंजूरी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में करीब 3000 पदों पर भर्ती को लेकर भी स्वीकृति दी गई है। खबर के मुताबिक मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 356 पदों पर सृजित किया गया है, जबकि 100 MBBS पोस्ट को भी भरने की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के पारा मेडिकल कॉलेज में 1235 नए पद का सृजन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पावापुरी नालंदा मेडिकल कॉलेज में 540 नए पद का सृजन किया गया है। साथ ही साथ बेतिया मेडिकल कॉलेज में 539 नए पद का सृजन की मंजूरी दे दी गई है। इन पदों पर बहुत जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में आरा में नया मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर स्वीकृति दे दी है। जी हां, बहुत जल्द यहां मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आसपास के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता रहता है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर एसी कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। जी हां, इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे इसके जरिए देश भर में एसी ट्रेनों को लाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।